नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। मतलब ये तो फिर काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है सब एंड कनेक्टेड फिर ही धीरे होता धीरे है, वो चीजें बाहर निकल के आएगी जिस तरह से वो क्रॉस कनेक्शन होगा। ओके। एंड एक और चीज जो मुझे आपसे पूछनी थी, ये योग कारक प्लैनेट्स क्या होते हैं? योग कारक ग्रह ऐसे होता है कि हर एक लग्न का, पत्रिका के हर एक लग्न का कुछ योग कारक ग्रह होते हैं। जैसे धनु लग्न की कोई पत्री है, सैजिटेरियस लग्न की पत्री है, तो उसका योग कारक जो ग्रह हो गया वो मंगल देवता है। ठीक है। अब मंगल देवता की अगर उसके लाइफ टाइम में महादशा आ जाए तो बहुत अच्छा है। ओके। कर्क लगन वालों के लिए मंगल ग्रह भी योग कारक है। तो ऐसे हर लगन के लिए योग कारक ग्रह होते हैं और मारक ग्रह भी होते हैं हर लगन के लिए। ठीक है ना। तो योग कारक की आ जाए तो वो तो आप योग कारक हो गए, आपके लिए अच्छे हो गए, अच्छी जाएगी। और मारक की आ जाए तो वो मारक मतलब ये संस्कृत वर्ड है और इसको हमारे ऋषि मुनि ने डिकोड किया है कि रोज डेली डेथ लाइक सिचुएशन फेस करना या डेथ जैसा महसूस करना या डेथ हो जाना। अब इसमें ऐसा नहीं होता। देखो उस वक्त 5000 साल पुरानी ये साइंस है और जब हमारे ऋषि मुनियों ने इसको डिकोड किया और जब इस साइंस को डेवलप किया तो उन्होंने ह्यूमन काइंड के लिए ये साइंस उनके पीस, उनकी स्पिरिचुअलिटी एनहेंसमेंट के लिए किया था। मोक्ष कैसे मिले उसके लिए किया था। एक्चुअल में ये साइंस इसके लिए बनी थी कि हमारा कर्मा क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये हम अपने ग्रह नक्षत्रों से जाने, उसको पूरा करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें। ओके। उसके लिए ये डिजाइन किया गया था। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो जो मरण कारक मैं बोल रही हूँ, ये मरण कारक जो भाव होते हैं पत्रिका के, दूसरा भाव और सातवां भाव है। दूसरा भाव हमारे रोटी कपड़ा मकान खाना पीना जोड़ना फैमिली ये सब कुछ है, और सातवां भाव हमारा स्पाउस, हमारी जितनी भी डिजायर्स हैं लाइफ में। तो ये दो चीजें ही है ना आपको लाइफ में एंड मतलब परेशानी का कारक है, क्योंकि ये अटैचमेंट्स देती हैं आपको। फैमिली अटैचमेंट दे रही है, पैसा अटैचमेंट दे रहा है, पत्नी अटैचमेंट दे रही है, आपका पद आपको अटैचमेंट दे रहा है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन दो भाव को मरण कारक बताया है। क्योंकि ये मोक्ष के खिलाफ है। इसमें जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आप पेन में आते जाओगे, क्योंकि पैसे की कोई डिजायर का एंड नहीं है, इच्छाओं का एंड नहीं है। तो दूसरा भाव और सातवां भाव मरण, इनकी महादशा अगर आ जाती है तो इसको मरण कारक बोलते हैं। अब मरण कारक में क्या हुआ कि वो इंसान ये सब चीजें तो अचीव करेगा, लेकिन डेली उसकी लाइफ में कोई ना कोई झंझट लगी रहेगी, क्योंकि जब वो अचीव करेगा तो झंझट तो आएंगी। राइट। आएंगी ना, बिल्कुल आएगी, कुछ ना कुछ। अभी सातवां घर पार्टनर्स का है, शादी हो गई, शादी के बाद में तो कोई झंझट तो आनी है, रोज कुछ ना कुछ चलता रहेगा। फिर सातवां घर आपकी पार्टनरशिप्स का भी है। जब आप पार्टनरशिप में जाते हो तो झंझटें ही आती हैं। आज ये हो गया पार्टनर के साथ में, आज वो हो गया, पार्टनर को ये बात पसंद नहीं आई, पार्टनर को वो, वाइफ को ये बात, तो झंझटें पैदा हो गई ना आपकी लाइफ में। तो वो उसको मरण कारक बताया कि डेली डेथ लाइक सिचुएशन जैसा फेस करना। सेकंड हाउस आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन है। अब वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली, अब चिंता में, अरे यार वो खा नहीं जाए, वो ले नहीं जाए, मेरा बैंक अकाउंट कोई वो नहीं कर दे, मेरा धन वहां पे छुपा हुआ रखा है वो कोई उड़ा नहीं ले जाए, कोई फैमिली वाला मेरे साथ चीटिंग नहीं कर जाए। तो क्या हुआ, मरण कारक स्थिति, रोज की झंझट, टेंशंस बहुत ज्यादा हैं। टेंशंस, हाँ, तो ये मरण कारक है। ओके। और इसका क्या मतलब होता है? 9th लॉर्ड का प्लेसमेंट आपके अलग अलग हाउसेस में बहुत इंपॉर्टेंट वो है। किस तरह से आपके मतलब सेंस ऑफ लक, फॉर्च्यून या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, इन सबको किस तरह से डिक्टेट करता है? बहुत ज्यादा करता है। 9th हाउस अपने आप में एक पूरी एक एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। 9वां घर आपके भाग्य को दिखाता है। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट घर होता बहुत है? इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर भाग्य भी बलवान है तो बहुत सारी चीजें लाइफ में हो जाती है आपकी। कई बार भाग्य के आगे आपके कर्म फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि भाग्यवान को ये पता होना भी बहुत जरूरी कि वो भाग्यवान है। हाँ बिल्कुल। अगर उसको ये भी नहीं पता तो वो भी उसके लिए एक मिसफॉर्च्यून है। तो उसको अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है वो मिस कर देगा। राइट, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो 9th हाउस आपका पूरा फॉर्च्यून, लक, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स लेकर आता है। आपके पूर्वजों ने कितने अच्छे कर्म किए हैं वो आपका 9th हाउस दिखाएगा। आपके पूर्वज, आपके फादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर सब आ गए, उन्होंने कितने अच्छे कर्म किए, उनके कर्मों से आपको क्या मिला, या पास्ट लाइफ से आप कितने पुण्य कर्म कर कर आए। अपन बोलते हैं ना कि ये इन लोगों के साथ में क्या कुछ गरीबी नहीं आती क्या? अंबानी, जो भी ऐसी बड़ी बड़ी फैमिलीज जो नाम लेते हैं हम, ऐसा क्या कर रहे हैं?
भाई इनका भाग्य भाव बहुत स्ट्रांग है। ये भाग्य पूर्व में ऐसे कर्म करके आ रहे हैं कि वो कर्म इनका खत्म ही नहीं हो रहा, वो और उस घड़े को ये और भरते जा रहे हैं। राइट। वो घड़ा 1 से 10 भर रहे हैं, 10 से 100 भर रहे हैं। तो आपको इसलिए बोलते हैं, फिर यहीं से वो हमारी स्टार्टिंग की बात आ गई, डोनेशंस वाली बात आ गई कि आप यूनिवर्स में जितना दोगे यूनिवर्स आपको वापस से मल्टी फोल्ड होके देता है। और वो आपका भाग्य बनता है। ठीक है ना। और भाग्य ऐसी चीज है कि वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई ले जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो यूनिवर्स में एक खाता खुल गया आपका, एक अकाउंट है। एफडी तो कोई ले जाएगा, दूसरी कोई चीज ले जाएगा, लेकिन आपने जो अच्छे पुण्य कर्म करे हैं वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता, क्योंकि वो यूनिवर्स में इकट्ठा होता जा रहा है। जब भी आपका नेगेटिव समय आया या कुछ भी आपके साथ में से लाइफ में चीजें आई जो पेनफुल थी, तो वो भाग्य आके खड़ा हो गया आगे और वो एब्जॉर्व कर लिया। तो 9th हाउस इतना पावरफुल हाउस है, और जितना ज्यादा आप पुण्य कर्म करते हो तो भाग्य स्थान आपका मजबूत होता चला जाता है। 9th हाउस हमारे गुरुओं को दिखाता है, हमारी नॉलेज को दिखाता है। नॉलेज के लिए भी बोलते हैं ना, कोई लेके नहीं जा सकता आपसे। करेक्ट। गुरु, भाग्य, डोनेशन, जितनी भी अच्छी चीज है वो एक्यूमुलेट कर रहा है 9th हाउस। तो मतलब जब आप किसी का चार्ट देखते हो तो जब आप 9th हाउस जरूर देखते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नेगेटिव टाइम चल रहा है, 9th हाउस अगर इसको सपोर्ट कर जाएगा तो चीजें अच्छी हो जाएगी। 9th हाउस अगर अच्छा है ना तो उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। ये सब चीजें भाग्य से मिलती है भाई आपको। अच्छा टीचर भाग्य से मिलेगा। इसका मतलब 9th हाउस के अच्छे होने का क्या मतलब? अच्छा कैसे होता है? मतलब आपके इंडिविजुअल के बर्थ चार्ट में पावरफुल बैठा हुआ है। 9th हाउस अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी स्थिति में है। इसका अच्छी स्थिति है, ये किस तरह से मतलब डिफाइन कैसे होता है? ये ऐसे डिफाइन होगा कि वहां पे कुछ मैलेफिक इम्पैक्ट, ऐसे सपोज 9th हाउस किसी का शनि भी बैठ गया, राहु भी बैठ गया, दोनों पाप ग्रह हैं, ब्लॉक कर दिया उस हाउस को, डार्कनेस हो गई वहां पर। तो उस हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसके वजह से वो स्ट्रांग है या वीक है? हाँ। ओके। और फिर मार्स अगर 7th हाउस में, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये 7th हाउस आपके पार्टनरशिप्स, ठीक है ना, आपका मैरिज, वहां पे अगर मंगल बैठ गया, मंगल क्या है, एक बहुत ही फायरी प्लैनेट है। तो आपके रोज फायर, मतलब रिलेशनशिप में एक फायर जल रही है, एक अग्नि जल रही है जो डिस्टर्ब कर रही है हस्बैंड वाइफ को। छोटी छोटी बातों में बैठते ही झगड़ा हो गया, छोटी सी कोई, क्योंकि मार्स क्या है, हीटेड टॉक्स है। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते अपन, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, वो मंगल कराता है। 7th भाव में बैठ गया, वो पार्टनरशिप जब जब करेगा हीटेड टॉक्स होगी उसकी। अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ में हीटेड टॉक्स होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। और लड़ाई झगड़े में भी हीटेड टॉक्स, और ज्यादा ही मैलेफिक बैठ जाए तो वायलेंस, मार पिटाई, ये भी दे सकता है मंगल। एंड प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो होते हैं उनका 8th हाउस पे से जाना, इससे सडन लाइफ चेंजेस या दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। 100% हो जाती है। मतलब कोई भी प्लैनेट, स्पेशली मेजर प्लैनेट्स जब गोचर करते हैं। देखो चंद्रमा तो हर किसी का हर महीने 2.5 दिन के लिए जा रहा होता है अष्टम में से, ठीक है ना। अब जैसे हर महीने मेरा 2.5 दिन गया तो उस दिन उसको बोलते हैं अष्टम का दोष। तो उस दिन किसी का भी महीने में एक दिन चंद्रमा 2.5 दिन के लिए जा रहा है, तो वो 2.5 दिन उसके लिए हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि वो तेरी साधनाओं के लिए, क्योंकि अष्टम भाव साधना है। रिसर्च क्या है, साधना ही तो है, रिसर्च कर रहा। तो तू अष्टम भाव में से गया है तो 2.5 दिन साधना ही करो आप। और उसके लिए भी फिर बहुत सारे रिचुअल्स बना दी, चलो उसको भी छोड़ो आप। मेजर प्लैनेट्स जब गोचर करते हैं, शनि गोचर कर रहा है, वो आपके लाइफ में मेरे ख्याल से 2 या 3 बार ही आएगा, क्योंकि 30 साल का गोचर है। तो एक तो आपके हो सकता है पैदा होने पे आ जाए, एक 30 साल के जब हो गए, एक 60 साल पे, उसके बाद में तो फिर आए नहीं आए लाइफ आपकी फिर, हाँ इतनी, ठीक है। तो शनि का अष्टम में से गोचर, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस रिगार्डिंग योर वेल्थ, फैमिली लीनिएज, पुरानी प्रॉपर्टी, पुराना इंश्योरेंस, ये वो में मेजर काम हो जाते हैं। आपका प्रोफेशन में ब्रेक लगना, प्रोफेशन का खत्म होना, रिटायरमेंट आ जाना। 60 में अगर आ गया तो वैसे रिटायरमेंट के नजदीक आप आ जाते हो, करेक्ट, ठीक है ना। सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, तो 8th में आया है 2nd राउंड करके, तो भैया प्रोफेशन टाटा बाय बाय होने वाली है। अष्टम से 2nd हाउस देखता है वो शनि वहां पर, तो फैमिली के अंदर मेजर इवेंट्स, पेनफुल, सैडनेस वाले हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से तेरी लाइफ बदलेगी। अष्टम भाव आपकी पूर्वजों की संपत्ति, बाप दादाओं का पैसा, ये दिखाता है। और अष्टम भाव कोई भी चीज देता है तो पेन के साथ देता है, राइट। पहले पेन आएगा फिर पैसा आएगा। तो कोई मरेगा तब उसकी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी,
तो शनि वहां से गया है तो कुछ ना कुछ इवेंट होएगा। 8th हाउस एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट होगा तब इंश्योरेंस का पैसा आएगा। ओके। एक्सीडेंट होगा तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस बाप दादाओं की प्रॉपर्टी, ये सब अष्टम भाव है, लेकिन पैसा देती है, लेकिन पेन के साथ देती है। करेक्ट। ओके। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। राहु गया, आप ऑकल्ट में बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें आप नेगेटिव ऑकल्ट में आ जाओगे, मतलब तंत्र में इसकी सारी बहुत ज्यादा, जिनका अष्टम में से राहु अभी गया, मैंने जितनी पत्रिका आई ना, मेजर 80-90% लोग वो वाले पॉडकास्ट, ब्लैक मैजिक्स, तंत्र विद्या, ये विद्या, वो विद्या, या वो वाले पॉडकास्ट कर रहे हैं या सुन रहे हैं। ओके। या उन लोगों में के पास जा रहे हैं, या ये विद्याओं के ऊपर या साधनाओं के ऊपर बहुत ज्यादा इंटेंस अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। जो अष्टम में से राहु जा रहा है तो छुपी हुई विद्याओं पर, लेकिन वैसी नेगेटिव, मतलब वैसी वाली, नेगेटिव नहीं बोलूंगी, वैसी वाली विद्याओं के ऊपर इंटेंस एनर्जी जा रही है। राइट। ओके। पर एक चीज मुझे आपको आपके पिछले वाले उस पे ले जाना। आपने वो जो हम भाग्य की बात कर रहे थे और फैमिलीज की हमने बात की थी, जैसे अंबानीज हो गए, अडानीज हो गए, फैमिली जनरेशंस के थ्रू ये रिच फैमिलीज रही है, एंड उसमें फिर बहुत सारी और टाटाज है, बिरलाज है, बहुत सारे जनरेशनल वेल्थ है इनके पास। तो ऑफ कोर्स फॉर्च्यून इनका बहुत ज्यादा अच्छा है। बट जब हम एक फैमिली को देखते हैं, अब फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे दादा है, दादी है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, फिर और भी चाचा चाची है, इतने सारे लोग हैं, उन सबके अपने इंडिविजुअल चार्ट्स होंगे, तो किसी का खराब होगा, किसी का बुरा होगा। स्टिल ये फैमिली कलेक्टिवली इतना इनके पास फॉर्च्यून कैसे होता है? मतलब कोई एक चीज होगी जो इनको बाइंड करती है। हाँ, आप टाटा का देखो ना, कितना फॉर्च्यून कलेक्ट, कितने लार्जर लेवल पे कलेक्ट कर रहे हैं ना। हम तो एक छोटा सा गाय को चारा खिला के भी खुश हो जाते हैं, अरे वाह हमने कितना, वो तो मतलब कितना अपन को भी पता है ना। आज अंबानी की पूरी, मतलब वो तो वो क्या वो जो एनिमल के लिए वो काम कर रहे हैं, वो तो हमें एक प्रोजेक्ट पता है, ऐसे कितने प्रोजेक्ट उनके चल रहे होंगे। तो कितना कलेक्टिव वे में वो लोग फॉर्चुनेट कर रहे हैं। पहले आप देखो ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज में कल्चर होता था कि यार अगर जो बहुत प्रॉस्परस फैमिली है तो हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने ये आश्रम बना के डोनेट कर दिया था, ये मंदिर, ये तालाब भी डोनेट कर दिया था, इतनी लैंड डोनेट कर दी थी। आज कौन कर रहा है? तो वो कितना एक्यूमुलेट हो गया ना उनका। तो ये लैंड डोनेट कर दी थी, पहले तो लैंड डोनेशंस का था, ये चीज डोनेट कर दी थी, इतना सोना डोनेट कर दिया था। मैंने बात ही करी पहले तो कि राजा महाराजा, बड़ी फैमिलीज, तो इस तरीके से डोनेशंस चलता था उनका। तो ये जैसे मतलब आज ये लैंड डोनेट कर दिया, गौ सेवा बहुत कर दी, जो भी फॉर्च्यून के लिए डोनेशंस करने हैं वो सब कर दिया। इसका जो इफेक्ट है वो हो सकता है इस लाइफ में मिले, हो सकता है अगले लाइफ में मिले। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। ये आपकी जनरेशंस को मिलता जरूर है। और नेगेटिव कर्मास का भी मिलता है। 9th हाउस पॉजिटिव है ना, तो अष्टम भाव, अगर आपके अष्टम भाव क्या है, आपकी पैतृक संपत्ति, पैतृक जितनी भी चीजें, संपत्ति नहीं, वैल्यूज भी आती है उसमें, वो भी आपको ट्रांसफर हो रही है। अब क्या होता है, जब आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है ना, पैतृक वगैरह जितनी भी, तो अगर आपके पूर्वजों ने कुछ बुरे कर्म किए होते तो आप उसका भी पार्ट बन जाते हैं। ओके। तो मतलब सभी चीजें एक तरह से कनेक्टेड है हमारे सिविलाइजेशन में। ओके, इंटरेस्टिंग। और विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग भी जैसे कि ये चेंजेस होते हैं, मतलब हाउसेस के अंदर, जैसे 10th हाउस कर्म का है, भाग्य 9th हाउस भाग्य का है, ये दोनों चेंज हो गए। विपरीत मतलब वो उसका लॉर्ड उसमें बैठ गया, वो उसका लॉर्ड उसमें बैठ गया। तो इस तरीके से ये योग बनाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो राजयोग कारक होते हैं। अब उसके भी बहुत सारे हैं कि स्ट्रांग बैठा है वो विपरीत राजयोग, या कोई भी राजयोग। तो राजयोग में से एक विपरीत राजयोग भी है। अगर ये पत्रिका में चार्ट मतलब स्ट्रांग बैठता है तो ये भी बहुत सारी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, नेम फेम बहुत देता है। अगर 9th और 10th का बन रहा है तो नेम फेम बहुत देगा। 2nd का बन रहा है तो वेल्थ बहुत दे देगा। पंचम का बन रहा है तो कुछ आपको ये भी फिर फेम में आ गया। तो ऐसे 4th में बन रहा है तो आपको कोई बड़ा पॉलिटिशियन बना दिया, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का है, पॉलिटिशियन, राजगद्दी, उस पर ले गया आपको। तो ऐसे सब योग होते हैं ये पत्रिका के, और बहुत सारे योग हैं। ओके। और दशांश क्या होता है जो D10 हम कहते हैं? हाँ, उसे एनालाइज करके मतलब एक पर्सन का जो मेजर प्रोफेशनल सक्सेस होगा, करियर होगा, निकल के आ जाता है। ओके। पर होता क्या है ये जैसे कि उसका हर जैसे D1 मतलब एक राशि चार्ट है जो मेन चार्ट है आपका, जो आपका एक कलेक्टिव वे में पूरा एक लाइफ दिखा रहा है। फिर उसका भी हमने डिविजन्स कर दिए। तो राशि चार्ट का 10th हाउस आपका प्रोफेशन, अब वो 10th हाउस को हमने फर्दर और डिवाइड कर दिया, और हम उसको जूम करके
बिल्कुल एक्यूरेट पे ले गए कि एक्चुअल में आपके प्रोफेशन में क्या होने वाला है, किस किस ईयर के अंदर आप कब जॉब चेंज कर सकते हैं, कब नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कब आप डाउनफॉल आ सकता है, कब जॉब में परेशानी आ सकती है, कब वो आपका दशमांश चार्ट D10 चार्ट जो आपके मतलब पूरा एक फोकस चार्ट है किसका, आपके करियर का, वो दिखाता है। उसका डीपर एनालिसिस बोल लो आप। ओके। राशि चार्ट के D10 का डीपर एनालिसिस है दशमांश चार्ट। ओके। और 12th हाउस आपके जो अलग अलग कार्मिक डेट्स है उसको डिफाइन करता है। यस, लेट गो, जाना, सब कुछ किसी भी फॉर्म में। 12वां घर ऑपरेट हो रहा है 12th हाउस। आपने बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपने मतलब टॉपिक रखा। ये जानना लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाने से सबको डर लगता है, ठीक है ना, लॉसेस से सबको डर लगता है। और 12वां घर एग्जिट है, गया, कोई भी चीज़ का जाना, ख़त्म होना, ठीक है। और 12वें घर का बहुत अच्छी, अगर मैं कोई एक प्रैक्टिकल रेमेडी बोलूं, जो लोग लेट गो करना जानते हैं ना, वो बहुत सुखी रहते हैं। उन्होंने अपने, वो लोग है ना, अपने चार्ट को बहुत हद तक बैलेंस कर लेते हैं, जिनको लेट गो। और जो लेट गो नहीं कर पाते हैं या नहीं करते, उनको बहुत चार्ट में दिक्कत, उनके 6ठा भाव, अष्टम भाव जो मैलेफिक भाव हैं, वो उनको बहुत परेशान करते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो परेशान है, एक तो परेशान होना और परेशानी का रूट कॉज जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं परेशान हूँ, मैं क्यों हूँ, अगर मैं इसको जान जाऊं वो बेटर है ना, राइट। हाँ। तो 12th हाउस वो पावर देता है आपको कि आपका रूट कॉज क्या। अगर आप रूट कॉज पे काम करोगे तो परेशानी जल्दी जाएगी। तो 12वां घर लेट गो करना है, किसी भी चीज का जाना, दे देना। तो 12वें घर को दान, डोनेशंस भी कहा गया है। तो जितने ज़्यादा जो लोग डोनेशंस करते हैं ना, उनकी लाइफ, यूनिवर्स उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करता है। 12वें घर की दशा महादशा आती है तो वो खर्चे की महादशा बोलते हैं उसको। मैं उसको अच्छा बोलती हूँ इसीलिए क्योंकि खर्चा कब करोगे आप, जब आपके पास में होगा। जब होगा ही नहीं तो आप खर्चा कहाँ से करोगे। अब कई बार हम समझते हैं खर्चा सिर्फ पैसे का, पैसे का ही खर्चा नहीं होता, खर्चा बहुत चीज का होता है। अभी 3 घंटे से मैं अपनी एनर्जी का खर्चा कर रही हूँ, करेक्ट। आप अपने 3 घंटे से एनर्जी का खर्चा कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी जा रही है। इमोशंस का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का वो खर्चा। 12वां घर कोई भी चीज का, 12वां घर जैसे बेड प्लेजर्स भी हैं, तो खर्चा मतलब कोई भी चीज जा रही है जो। और 12वां घर फिर जब वो चीज चली गई, फिर आप वापस से उसको रिटेन करोगे, वापस से लोगे उस चीज को। तो जितना आप खर्चा करोगे तो उतनी चीजें यूनिवर्स आपको वापस दे देगा।